और अब प्रश्न ये उठता है कि क्या मूल अधिकार आत्यंतिक है? आर फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट? आत्यंतिक या एब्सोल्यूट का अर्थ है कि किन्हीं भी सीमाओं या मर्यादाओं से बंधे हुए नहीं होना, किसी भी बंधन में नहीं बंधना। अगर मौलिक अधिकार किसी भी नियंत्रण में है, किसी भी नियंत्रण के बिना प्रदान कर रखा है या किसी प्रतिबंध के बिना दिए जा रहे हैं, तो फिर उनको आत्यंतिक या एब्सोल्यूट कहा जाता है। ऐसे अधिकार, ऐसे मौलिक अधिकार जिन पर कोई भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, तो फिर वो आत्यंतिक है, एब्सोल्यूट है। अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार आत्यंतिक थे, अर्थात उन पर कोई सीमा या मर्यादा लागू नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे वहां पर यह महसूस किया गया कि अगर मूल अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं है तो वे राज्य के कहीं ना कहीं संचालन में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। जब मौलिक अधिकारों पर कोई सीमा ही नहीं है, कोई प्रतिबंध ही नहीं है, तो समस्या आएगी। जैसे हमने देखा, अभी पढ़ा कि आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है, तो हो सकता है, तो संविधान में वर्णन कर रखा है ना, उस पर सीमाएं हैं। और हमारे संविधान में तो हम जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो साथ साथ में उनके प्रतिबंधों का भी वर्णन पढ़ेंगे। तो क्योंकि अमेरिका में क्या मैटर है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही कठोर है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। लेकिन अब वहां पर धीरे धीरे सर्वोच्च न्यायालय सक्रिय हुआ और सर्वोच्च न्यायालय ने जिम्मेदारी ली कि मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएं, और लगाए गए। एक दूसरी तरफ आप देखो, यूनाइटेड किंगडम की तरफ मूल अधिकार बहुत कमजोर स्थिति में है। वहां पर वहां की संसद इतनी ताकतवर है, बहुत कमजोर का मतलब ऐसा भी नहीं कि वहां उनको अधिकार नहीं मिले हुए हैं, हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, वहां भी अधिकार मिले हुए हैं। तो वहां की संसद इतनी ताकतवर है कि किन्हीं भी मूल अधिकारों को किसी भी सीमा तक मर्यादित कर सकती है, प्रतिबंधित कर सकती है। और अगर वहां पर मौलिक अधिकारों की संवैधानिक गारंटी की बात करें कि संविधान में गारंटी के रूप में हमें मौलिक अधिकार मिले, तो असंभव है, क्योंकि वहां पर तो संविधान ही लिखित नहीं है। इसलिए मूल अधिकारों को संवैधानिक गारंटी मिलने का तो प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मूल अधिकार वहां नहीं मिले हुए हैं, मिले हुए हैं। बात यह कि लिखित में और अलिखित संविधान में अंतर होता है। अब देखो, भारत में मैं आपको दिखाऊंगा एक संविधान की जो प्रिंटेड कॉपी है वो दिखाता हूं। ये हमारे संविधान की प्रिंटेड कॉपी है। हमसे कोई कहे कि भारत का संविधान कहां है, कैसा है, तो हम उनको ये किताब दे सकते हैं कि ये हमारा संविधान है, इसके अनुसार पूरा देश चल रहा है, सारी व्यवस्था इसके अनुसार चल रही है। इसी में संसद और राज्य विधानमंडलों को ये ताकत दी गई है, शक्तियां दी गई हैं कि आप इसके अलावा कोई और कानून बनाना चाहें तो वो बना सकते हो, लेकिन सब कुछ इसी से मिला हुआ है। तो एक किताब में हमारे संविधान, पूरा संविधान है। लेकिन अगर बात करें यूनाइटेड किंगडम के संविधान की, तो फिर वहां का संविधान कैसा है जब लिखित नहीं है? तो ऐसा नहीं है कि संविधान लिखित नहीं है, लिखा हुआ है संविधान भी। बहुत सी परंपराएं हैं जो नहीं लिखी हुई है, बहुत से। लेकिन बात यह कि वहां तो संविधान का मतलब यह है कि आपको एक बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी में ले गए, एक बहुत बड़े कमरे में ले गए, वहां पर हजारों किताबें रखी हुई है मोटी मोटी, और आपसे कहा जाए कि ये हमारा संविधान है। तो ये अंतर है। क्यों? वहां की संसद ने जो कानून बना दिया समय समय पर, वही संविधान है वहां का। तो वहां के रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, तो जो भी कार्य होता जा रहा है वो सारा संविधान ही है वहां पे। एक किताब नहीं है बस। ऐसा नहीं कि बिल्कुल लिखित नहीं है। काम तो सारी संसद जो काम करती सारे लिखित में ही तो होते हैं, लेकिन हमारी तरह एक किताब में समाहित नहीं है।
तो ये अंतर है। वहां पर संविधान और विधान में कोई अंतर नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन और लेजिस्लेशन में अंतर नहीं है। वहां पर मूल अधिकारों की कोई निश्चित सूची भी नहीं है कि कितने अधिकार दिए हुए हैं। हमें तो पता है हमारे संविधान में हमें वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि कितने अधिकार है। वहां पर तो ऐसा माना जाता है कि हर नागरिक अपनी इच्छा से तब तक कुछ भी कर सकता है जब तक संसद कानून बनाकर उसको रोक ना दे, तब तक वो कुछ भी कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक संसद चाहती है तब तक नागरिक अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर संसद नहीं चाहती तो फिर वहां की न्यायपालिका भी नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती। इसलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान से ये सीखा कि यदि मूल अधिकार आत्यंतिक होंगे, एब्सोल्यूट होंगे, तो व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्रता की अधिक से अधिक मांग की जाएगी, अर्थात असीमित मांग की जाएगी, कोई प्रतिबंध ही नहीं है। और व्यक्तियों की स्वतंत्रता की जो ये असीमित मांग है, ये राज्य में अराजकता पैदा कर देगी। तो हमने ये वहां से सीखा। दूसरी तरफ हमने यूनाइटेड किंगडम की तरह राज्य को या कहें सरकार को या संसद को ऐसी शक्ति मिल जाए, हमने वहां से क्या सीखा कि अगर सरकार को ऐसी शक्ति मिल जाए कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर मनमर्जी से अंकुश लगा सके, तो व्यक्तियों का जो गरिमापूर्ण जीवन है वही खतरे में पड़ जाएगा। देखो, आखिर में मौलिक अधिकार है क्या, हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालता है। आप एक बार अनुच्छेद 12 से 35 पढ़ लो, या ये जो 6 मौलिक अधिकार है ना, समानता का, स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता, जो भी है, संस्कृति वगैरह सारा, इनकी एक एक हेडिंग को देखो और उनको अपने जीवन से एक बार जोड़ो कि मुझे ये अधिकार नहीं मिला तो क्या होगा। समानता का अधिकार मिला है, अगर वो मौलिक अधिकार ना हो तो आपके साथ बहुत सारा भेदभाव किया जा सकता है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 पढ़ो एक बार, कितने भेदभाव किए जा सकते हैं और आप कहीं भी नहीं जा पाएंगे अगर मौलिक अधिकार नहीं आपको मिला हुआ है। तो बताओ फिर आपकी जीवन क्या हो जाएगा आपका। अनुच्छेद 19 में आपकी बोलने की आजादी अगर खत्म हो जाती है तो फिर क्या आप एक गरिमापूर्ण जीवन जी पाएंगे। आप धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको नहीं मिला है और किसी धर्म विशेष को आप पर थोप दिया जाए तो क्या आप अपने मन के हिसाब से जीवन जी पाएंगे। संस्कृति का आपको अधिकार मिला है, आप अपने अनुसार अपनी संस्कृति का पालन क्या कर पाएंगे। तो मौलिक अधिकारों के बिना कुछ भी नहीं है। आप मैं तो ये कहता हूं जिंदा लाश बन के रह सकते हो, बाकी कुछ नहीं। तो मौलिक अधिकार हमें गरिमापूर्ण जीवन देते हैं, उनके कारण ही आज हम इतनी स्वतंत्रता से और इतना गरिमापूर्ण बहुत अच्छा जीवन जी पा रहे हैं। छोटी सी बात होती तो कोर्ट में जा सकते हैं, कितनी बड़ी बात है कि हम अपनी सरकार के विरुद्ध भी न्यायालय में जा सकते हैं। ये ही मौलिक अधिकारों का खेल है। तो इसलिए उचित ये था, भारतीय संविधान निर्माताओं ने ये उचित समझा कि जो व्यक्तिगत हित है और सामाजिक हित है उनमें सामंजस्य स्थापित किया जाए। और भारत के संविधान निर्माताओं ने इन सब का बातों का ध्यान रखते हुए संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ बहुत सारे उचित प्रतिबंध भी स्पष्ट कर दिए गए। संविधान पढ़ेंगे हम, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे आगे जब 12 से 35, तो साथ साथ उचित प्रतिबंध भी पढ़ेंगे। तो उचित प्रतिबंधों का वर्णन भी भारतीय संविधान में कर दिया गया है, जो हमारे व्यक्तियों के मूल अधिकारों को थोड़ा सीमित करते हैं, मर्यादित करते हैं, अनलिमिटेड नहीं रहने देते हैं, उनको एब्सोल्यूट होने से रोकते हैं, उनको निरपेक्ष होने से रोकते हैं, आत्यंतिक होने से रोकते हैं। संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ साथ उन पर उचित प्रतिबंधों का भी वर्णन किया गया है। इसलिए
यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि जिस तरह से अमेरिका में मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का जो काम था वो न्यायपालिका पर छोड़ा गया है, भारत में ऐसा नहीं है, बल्कि भारत के संविधान में ही इनका वर्णन कर दिया गया। न्यायपालिका की जरूरत नहीं है, भारत के जो संविधान में ही उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि किन किन मूल अधिकारों पर कौन कौन से प्रतिबंध होंगे। इसलिए भारत में मूल अधिकारों पर न्यायपालिका को प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है। प्रतिबंधों का वर्णन पहले से ही संविधान में किया हुआ है। हालांकि यह ध्यान रखना कि कौन से प्रतिबंध उचित है और कौन से प्रतिबंध अनुचित है या उचित नहीं है, यह निश्चित करने का अधिकार तो भारत में भी न्यायपालिका को है, क्योंकि यह संविधान के निर्वचन से तय होता है कि कौन से प्रतिबंध उचित है, कौन से उचित नहीं है। निर्वचन का मतलब व्याख्या करना, इंटरप्रिटेशन, और भारतीय संविधान की व्याख्या करने का एकमात्र अधिकार है तो वो न्यायपालिका को ही है और किसी को नहीं है। तो साथियों, ये हमारा आज का मौलिक अधिकार का टॉपिक था। आप हेडिंग डालो मौलिक अधिकार और उसमें लिखना शुरू करो। मौलिक अधिकार